चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इससे पहले चैप्टर 6 में हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो फ्लक्स चेंज होता है वो ईएमएफ इंड्यूस करता है। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन में बताया जाता है। और ईएमएफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच। सो चार्जेस हैं अगर यहाँ तो फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही। इसीलिए बोला गया है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। यहाँ हम देखेंगे कि इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये चीज सबसे पहले मैक्सवेल ने फाइंड आउट करी थी। While he was finding magnetic field due to capacitor, इनको एक कमी दिखाई दी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में, जिसको इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का नोशन देकर रिमूव किया। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है और इस लॉ की कौन सी कमी को दूर करता है ये नेक्स्ट सेक्शन में पता लगेगा। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस बना ली, जिनकी वजह से फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता लगा। मैक्सवेल के एंड में वेल आता है, उससे ये चीज याद रखिए। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते रहते हैं, ये तो इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है। इसके अलावा मैक्सवेल ने सिर्फ इनकी थ्योरेटिकल एग्जिस्टेंस बताई थी, जबकि एक्सपेरिमेंटली इनको हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था। इसीलिए ही हर्ट्ज को वेव्स की फ्रीक्वेंसी यूनिट बनाया गया है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की। चैप्टर 4 में हमने देखा कि करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैक्सवेल ने शो किया कि लॉजिकल कंसिस्टेंसी के लिए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए, बिकॉज करंट कंटेन्स मूविंग यानी चेंजिंग चार्जेस, और अगर चार्जेस चेंज हो रहे हैं तो उनका फील्ड भी हो रहा होगा। हमें पता है कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एक लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It says that line integral of B dot dl mu naught times total current के बराबर होता है। लेकिन जब इसको एक कैपेसिटर के साथ यूज करते हैं तो हमारे पास तीन केसेस आते हैं। पहला नॉर्मल केस है, इसमें वायर में आई करंट की वजह से B मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा एट पॉइंट P, तो इसमें एज इट इज लॉ वैलिड हो जाएगा। लेकिन दूसरे और तीसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड तो है, जो कि कंपास नीडल रख के पता लगाया जा सकता है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। लेकिन यहाँ कोई वायर नहीं है, इसीलिए करंट नहीं होगा। इसीलिए राइट हैंड साइड वाला टर्म जीरो हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड एक फिक्स्ड वैल्यू B डॉट DL की और लेफ्ट हैंड साइड जीरो, इसलिए ये लॉ इनवैलिड हो गया। यहाँ पर ये इनकंसिस्टेंसी दूर हुई सिमेट्री का यूज करके। जैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, वैसे ही कैपेसिटर प्लेट्स के बीच मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया जाता है फील्ड इनटू एरिया से, एंड फील्ड कैपेसिटर के लिए हमने चैप्टर 2 में देखा था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A होता है। यहां से डिफरेंशिएशन करके रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाले तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाती है। यही मिसिंग टर्म थी एम्पियर लॉ में, जिसके ना होने से राइट हैंड साइड जीरो हो रही थी। मैग्नेटिक फील्ड एट P आउटसाइड द प्लेट्स इज सेम एज एट M इनसाइड बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ बोथ पॉइंट्स इज सेम। चार्जेस के फ्लो की वजह से कंडक्टर्स में होने वाले करंट को कंडक्शन करंट बोलते हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। यहाँ जो करंट हमें इक्वेशन 8.4 देती है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट से मिलता है। इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, बिकॉज चेंज का मतलब मोशन या डिस्प्लेसमेंट ही होता है। सो टोटल करंट इन केस ऑफ कैपेसिटर विल बी सम ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। आउटसाइड द प्लेट सिर्फ कंडक्शन करंट होता है क्योंकि वहां वायर है, और इनसाइड बस डिस्प्लेसमेंट करंट क्योंकि वायर नहीं है। सो जनरलाइज्ड और करेक्ट एम्पियर लॉ में सिर्फ एक डिफरेंस होगा कि म्यू नॉट आई सी के साथ म्यू नॉट आई डी भी आ जाएगा राइट हैंड साइड में। दिस इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इसके बाद आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मैक्सवेल इक्वेशंस दी गई हैं, जो कि एक अच्छी समरी की तरह काम आती हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गाउस लॉ दिया गया है, विच सेज दैट एक क्लॉज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस होता है। एंड देन मैग्नेटिज्म का गाउस लॉ विच सेज दैट फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लॉज सरफेस इज जीरो, बिकॉज जितनी फील्ड लाइंस एक साइड से आती हैं उतनी ही दूसरी से बाहर निकल जाती हैं। थर्ड इज फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच सेज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स EMF इंड्यूस करता है, विच इज नथिंग बट E डॉट DL। एंड लास्टली एम्पियर मैक्सवेल लॉ, जिसकी डिटेल्स अभी हमने देखी ही थी। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सोर्स के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा कि स्टेशनरी चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और चैप्टर 4 में यूनिफॉर्मली मूविंग चार्जेस, जिनको स्टेडी करंट भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं।
मैक्सवेल थियरी के अकॉर्डिंग सिर्फ एक्सेलरेटेड चार्जेस ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना सकते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है। कंसिडर ए चार्ज ऑसिलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी एंड यहाँ ऑसिलेशन मीन्स एक्सेलरेशन ओनली। ये ऑसिलेशन चैप्टर में हमने देखा हुआ है। तो चार्ज क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है तो इसकी वजह से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो अगेन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जैसे कि पिछले सेक्शन में हमने देखा है। एंड इट विल इन टर्न प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। और जब मल्टीपल ऑसिलेशन एक साथ होती है उसी को वेव कहा जाता है। सो एज दे रिजेनरेट ईच अदर द वेव प्रोपगेट्स। और ये कोई यूनिक मेथड नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोड्यूस होने का। चार्ज क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है यानी मोशन में है तो मूविंग चार्ज पहले मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है विच इन टर्न प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली ये दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली ही प्रोड्यूस होते हैं एक वेव में। इस वेव की फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स चार्ज की ऑसिलेशन यानी फ्रीक्वेंसी के ही बराबर होगी और एनर्जी भी इसे एक्सेलरेटेड चार्ज से ही मिलती है बिकॉज उससे ही बनी है ये। आगे इनको एक्सपेरिमेंटली कहाँ डिस्कवर किया गया बताया गया है। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसीलिए एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है यहाँ से। आगे है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के और वेव के भी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट के डिस्कशन से भी समझा जा सकता है। फिगर 8.2 में आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है प्लेट्स के फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट साइड में जहां करंट है वहां राइट हैंड का थंब करें तो फिंगर्स विल कर्ल इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज अलोंग पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल पैरेलल टू कैपेसिटर प्लेट्स। फिगर 8.3 में आपको एक वेव दी गई है एलोन पॉजिटिव z डायरेक्शन। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट x के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट y के। ऐसे साइनसॉइडल ट्रैवलिंग वेव्स को एक्सप्रेस करने की इक्वेशंस हमने वेव्स चैप्टर में देखी थी। यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वेव इज इन पॉजिटिव z डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव होता तो वेव नेगेटिव में होती। हियर के एज वेव नंबर विच इज गिवन बाय 2π डिवाइड बाय लैम्डा और स्पीड ऑफ वेव ओमेगा डिवाइड बाय के होती है तो यहाँ से ओमेगा आ गया सी के बराबर। अब यहाँ पर स्पीड का रिलेशन परमिएबिलिटी और परमिटिविटी के साथ आपको पता होना चाहिए। v इज इक्वल टू 1/√μe। ये एक मीडियम के लिए इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है। फॉर वैक्यूम इट टर्न्स इनटू द स्पीड ऑफ लाइट एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है दैट ऑफ मीडियम डिवाइड बाय वैक्यूम। यहाँ से मीडियम की परमिएबिलिटी और परमिटिविटी को वैक्यूम से रिप्लेस कर दें तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। 2019 के ओडिशा पेपर में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है अगर हम ओमेगा की वैल्यू 2π न्यू और के की वैल्यू 2π बाय लैम्डा रख दें तो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा आ जाएगा। ऑल्सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के मैग्नीट्यूड्स का रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए वेव की स्पीड के साथ। E इज इक्वल टू BC होता है ये ऐसे याद रखिए क्योंकि B के बाद C आता है अल्फाबेट्स में। आगे है फर्स्ट एग्जाम्पल चैप्टर का जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव x डायरेक्शन में जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट y डायरेक्शन में है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट क्या होगा ये पूछा है तो E इज इक्वल टू BC अभी हमने याद किया था वहां से B की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्शन के लिए आपको E क्रॉस B करना होगा ना कि B क्रॉस E। ये वेव के नाम से याद रखिए उसमें ही पहले आता है बिकॉज J क्रॉस के I के बराबर होता है एंड यहाँ पर J और I आपको गिवन है तो B की डायरेक्शन पॉजिटिव Z की तरफ होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दिया है Y के अलोंग एंड यहाँ पे पॉजिटिव साइन है मींस वेव नेगेटिव x में जा रही है मींस -I। सो K क्रॉस J करें हम तभी हमें -I मिलता है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव Z हो गई और E इज इक्वल टू BC से हम मैग्नीट्यूड निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये था B पार्ट क्वेश्चन का। A पार्ट में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो x से पहले हमें दिया होता है K और इसको 2π से डिवाइड कर दे तो हमें लैम्डा मिल जाएगा और T के पहले होता है ओमेगा विच इज इक्वल टू 2π न्यू तो यहाँ से न्यू आ गया ओमेगा डिवाइड बाय 2π। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी याद किया था। यहाँ पर हमें इसको डिक्रीसिंग फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में याद रखना है क्योंकि कॉस्मिक रेज सुपरनैचुरल होती है इसीलिए उनकी फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी सबसे ज्यादा है। किसी की गलती क्षमा मत करो उल्टा लटका कर इतना मारो कि रो दे। ऐसे इस सीक्वेंस को आप याद रख सकते हैं और विजिबल का विबग्योर तो आप जानते ही हैं।
एंड ये क्योंकि इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट रेडियो वेव्स आएंगी। एस के बाद टी आता है, सो शॉर्ट के बाद टीवी एंड एफएम रेडियो वेव्स आएंगी। एफएम के बाद एएम और लास्ट में लॉन्गेस्ट रेडियो वेव्स। अब डिटेल में बात करते हैं रेडियो वेव्स की। इनको रेडियो और टीवी में सिग्नल भेजने के लिए यूज किया जाता है वायर्स के जरिए, तो उन्हीं में ही प्रोड्यूस होती है। मेगा हर्ट्ज की रेंज में ये पाई जाती हैं। ये आपको मेगा एफएम 92.7 रेडियो स्टेशन के नाम से याद हो जाएगा और इनकी रेंज का बस सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यूज आपसे नहीं पूछी जाएंगी। सेल्यूलर फोन्स अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे याद रखो क्योंकि आपको अल्ट्रा एचडी वीडियो ही देखना पसंद होता है फोन पर। इसके बाद आती है माइक्रोवेव्स। ये रेडियो वेव्स ही होती है बट विथ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। और क्योंकि मेगा यानी 10 पावर 6 के बाद गीगा यानी 10 पावर 9 आता है, इसीलिए यही इसकी रेंज होती है। मैग्नेट्रॉन्स से इनको बनाया जाता है, ये एम से माइक्रो, एम से मैग्नेट्रॉन्स याद रखिए और गन डायोड्स फिर इससे ही याद आ जाएगा। इनकी छोटी वेवलेंथ होने की वजह से एयरक्राफ्ट नेविगेशन में राडार सिस्टम में यूज किया जाता है। यहां रेडियो से राडार याद रखिए, बिकॉज वेवलेंथ जितनी लेंदी होगी नेविगेशन सिग्नल मिलने में उतनी लैग होगी। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन में भी इनका इस्तेमाल होता है, जहां पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होती है टू वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हमने ऑसिलेशन चैप्टर में भी देखा है। और पानी तो हर एक फूड में पाया जाता है, तो ऐसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। इसके बाद है इंफ्रारेड वेव्स। ये रेड हॉट ऑब्जेक्ट्स एमिट करते हैं, ऐसे याद रखिए। इनको हीट वेव्स भी बोलते हैं क्योंकि जैसे ही सब मटेरियल्स में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स इनको अब्जॉर्ब करते हैं, उनका थर्मल मोशन शुरू हो जाता है और सराउंडिंग्स हीट अप हो जाती हैं। इनको फिजिकल थेरेपी में यूज किया जाता है, ये हीट वर्ड से याद रखिए जो कि थेरेपी में आता है। ग्लोबल वार्मिंग में इनका कंट्रीब्यूशन होगा, ये तो अब तक आपको समझ आ ही गया होगा। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स का यूज अर्थ सैटेलाइट में होता है, ये इनसैट वर्ड से याद रखिए। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जहां भी लाइट एमिट करनी होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि विजिबल एब्जॉर्ब करने के बाद एमिट करने के लिए नेक्स्ट यही रेज प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है विजिबल रेज, जिनको लाइट रेज भी बोला जाता है बिकॉज ऑब्जेक्ट्स को हम इसी की हेल्प से देख सकते हैं। 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है, ये 7 कलर से याद रखिए जिनसे मिलके ये बना होता है। और लाइट के एल के बाद एम एन आता है अल्फाबेट्स में, इससे ये यूनिट याद रखिए। इसके बाद है अल्ट्रावायलेट रेज एंड यू के बाद भी आता है, तो वेरी हॉट बॉडीज इनको प्रोड्यूस करती हैं, ऐसे याद रखिए। ओजोन लेयर हमको इनसे प्रोटेक्ट करती है, ये तो आपको पता ही होगा। मेलानिन स्किन पिगमेंट होता है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हमने देखा था। तो ये ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है यूवी रेज के एक्सपोजर से और टैनिंग हो जाती है। बिकॉज ग्लास भी इसको अब्जॉर्ब कर सकता है, तो ग्लास विंडोज का यूज करते हैं इससे बचने के लिए। यूवी के बाद डब्ल्यू आता है, तो वेल्डिंग के दौरान ये प्रोड्यूस होती है, ऐसे याद रखिए। लाइट की बजाय इसको लेजर आई सर्जरी में यूज किया जाता है क्योंकि छोटी वेवलेंथ होने की वजह से ज्यादा नैरो बीम्स इससे बन सकते हैं विच आर मोर इफेक्टिव। एंड वेवलेंथ कम है मीन्स एनर्जी ज्यादा, इसीलिए पानी के जर्म्स मारने के लिए इसके लैंप्स का इस्तेमाल होता है। और ओजोन लेयर को सीएफसी कैसे डिप्लीट करते हैं, ये एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में हमने देखा था। नेक्स्ट है एक्स रेज। ये प्रोड्यूस होती हैं जब एक मेटल टारगेट को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करते हैं। लेट्स से दैट मेटल टारगेट इज एक्स बिकॉज उसका नाम हमें नहीं बताया गया है। इस लाइन से इसका जनरेशन मेथड याद रखिए। एंड मैथ्स में हमें हमेशा एक्स फाइंड आउट करना होता है, यानी डायग्नोज करना होता है, ऐसे इसका यूज याद रखिए। कैंसर ट्रीट करने में यूज है, ये गामा रेज से रिलेट करके हम देखेंगे बिकॉज ये उसके पीछे ही आती है। एंड लास्टली इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से एनर्जी बहुत हाई है, इसीलिए ये ध्यान रखते हुए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट में आती है गामा रेज। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोड्यूस की जाती है, जहां आप जानते हो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड इन्हीं का इस्तेमाल कैंसर सेल्स को मारने के लिए होता है बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट एनर्जी। आगे टेबल 8.1 आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब पॉइंट्स 2 पॉइंटर समझने की कोशिश करते हैं। पहले में बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने की वजह से ये मैटर के साथ डिफरेंटली इंटरेक्ट करती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि एनर्जी डिफरेंट होने की वजह से इनका एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेशन मैटर के अंदर अलग अलग होता है। दूसरे पॉइंट में बताया है कि जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है वो उसके अकॉर्डिंग साइज की ही वेव्स प्रोड्यूस करता है। जैसे गामा रेडिएशन सबसे छोटी होती है तो सबसे छोटे ऑब्जेक्ट यानी न्यूक्लियस से एमिट होती है।
उसके बाद एक्स रेज थोड़ी बड़ी होती हैं तो हैवी एटम्स से एमिट की जाती हैं। रेडियो वेव्स सबसे बड़ी होती हैं तो उनके एमिशन के लिए पूरा सर्किट चाहिए होता है। ऐसे ही एक एंटेना अपने ही साइज की वेवलेंथ सबमिट करेगा। विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ का साइज एटॉमिक साइज से बहुत बड़ा इसीलिए होता है क्योंकि इनको एक एटम नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ एटम्स यानी ऑब्जेक्ट सबमिट करते हैं। तीसरे पॉइंट में इंफ्रारेड को हीट वेव्स क्यों बोलते हैं ये एक्सप्लेन करा है। वाइब्रेशन इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है और इससे फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड लास्ट पॉइंट में बताया है कि हमारी आंखों का सेंटर ऑफ सेंसिटिविटी कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन से, इसीलिए ही विजिबल रीजन एग्जैक्टली बीच में होता है स्पेक्ट्रम के। पहले क्वेश्चन में आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है चार्जिंग विद ए कंडक्शन करंट ऑफ 0.15 एम्पियर। पार्ट ए में इसका कैपेसिटेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो कैपेसिटेंस दी जाती है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी से। यहाँ पे एरिया एस पाई आर स्क्वायर एंड डी इज सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। और इसी चैप्टर में हमने Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला याद किया था, जिसको डिफरेंशिएट कर दे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा करंट डिवाइड बाय कैपेसिटेंस। पार्ट बी में डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है विच वी नो इज सेम एज कंडक्शन करंट बिकॉज बोथ ऑफ दीज प्रोड्यूस सेम मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने थ्योरी में देखा है। लास्ट में पूछा है कि यहाँ पर किरचॉफ फर्स्ट रूल वैलिड होगा या नहीं। सो ये वैलिड तभी होगा जब हम दोनों तरह के करंट्स को इंक्लूड करेंगे। ऑफ कोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट करंट प्रेजेंट है तो काउंट तो करना पड़ेगा टू हैव द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन जंक्शन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर ही है, फर्क बस इतना है कि यहाँ पर AC सोर्स लिया गया है और पीछे कांस्टेंट करंट यानी DC सोर्स था। पार्ट ए में IRMS पूछा है विच इज VRMS डिवाइड बाय XC एंड XC इज 1/ωc, तो यहाँ पर वैल्यूज रख के आपको आंसर मिल जाएगा। बी पार्ट इसका भी पिछले वाले जैसा ही है, IC इज इक्वल टू IED होता है हमेशा। पार्ट सी में मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, जिसके लिए हमने मूविंग चार्जेस वाले चैप्टर में इनसाइड ऑफ वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखा था। ये एम्पियर सर्किटल लॉ वाले सेक्शन में एक एग्जाम्पल की फॉर्म में बताया गया था। यहाँ पर IRMS को √2 से मल्टीप्लाई करके आपको I नोट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कौन सी क्वांटिटी सेम होती है एक्स-रेज, रेड लाइट एंड रेडियो वेव्स के लिए। सो हमें पता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम हैज ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव J डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की क्या डायरेक्शन होगी पहले ये पूछा है। So these will be in XY plane mutually perpendicular to each other and also to direction of wave. And आगे इसकी फ्रीक्वेंसी दी है और वेवलेंथ पूछी है। इसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो, यू विल गेट लैम्डा। अगले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। थ्योरी में आपको एक लाइन बताई गई थी कि सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही वेव की होती है। इसी पे बेस्ड है सिक्स्थ क्वेश्चन। पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी दी है और वेव की पूछी है, सो इट विल बी सेम। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको E इज इक्वल टू BC से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको ऐसे ही निकालनी है। लैम्डा के लिए स्पीड ऑफ लाइट से फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दीजिए और K होगा 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा एंड ओमेगा इज 2 पाई न्यू। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के एक्सप्रेशंस के लिए आपको अस्यूम करना होगा वेव को पॉजिटिव X डायरेक्शन में विच इज पॉजिटिव I। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट पॉजिटिव I होने के लिए J क्रॉस के करना पड़ता है। तो दैट्स हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन Y डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक इन Z। नेक्स्ट क्वेश्चन में E इज इक्वल टू H न्यू फॉर्मूला से एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स निकलवाई गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। ये अगर पेपर में आया तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको वहां पर गिवन होगी। लास्ट क्वेश्चन के पार्ट ए में वेवलेंथ स्पीड ऑफ लाइट से फ्रीक्वेंसी डिवाइड करके आ जाएगी। पार्ट बी में मैग्नेटिक फील्ड E इज इक्वल टू BC से, और सी में आपको शो करना है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की बराबर होती है। सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को स्पीड से रिलेट करता हुआ और परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी को स्पीड से रिलेट करता हमने फॉर्मूला याद किया था, वो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आफ्टर पुटिंग यू विल सी दैट बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस आर सेम। अब एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन पूछा है, कौन सा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो hc/λ से इसकी वेवलेंथ आती है 100 नैनोमीटर के आसपास, जो कि विजिबल के 400 नैनोमीटर के जस्ट पीछे है, मींस अल्ट्रावायलेट। इसको एलिमिनेशन से भी किया जा सकता था।
बिकॉज विजिबल 400 से 700 के बीच आता है और बाकी दो इससे आगे वाले रीजन है। नेक्स्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट दिया है और रिफ्लेक्शन के बाद इसकी इक्वेशन पूछी है। सो जस्ट रिवर्स हो जाएगी और बस यहां पर जो माइनस था उसकी जगह प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट में आपसे मोमेंटम पूछा है। ये एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड से दिया जाता है। क्वेश्चन में आपको पावर पर यूनिट एरिया गिवन है, इसको एरिया और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एनर्जी मिल जाएगी, और टाइम को सेकंड्स में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया है। सॉल्व करने पे सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में पावर अगर हाफ कर दी जाए तो इंटेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा पूछा है। एग्जाम्पलर ने इसका गलत आंसर दिया है इंटेंसिटी को इंक्रीज करके, विच इज इम्पॉसिबल, बिकॉज अगर पावर डिक्रीज हो रही है तो इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी। बेसिकली इंटेंसिटी होती है पावर डिवाइड बाय एरिया। सो अगर पावर हाफ हो रही है तो इंटेंसिटी भी हाफ हो जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन पूछी है। इट इज अलोंग ई क्रॉस बी, ये हम इसके नाम से याद रखते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आता है। नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के कंट्रीब्यूशन का रेशियो पूछा है। इसके लिए आप एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हो, जहां पर शो किया गया है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बराबर होती है, तो इनका कंट्रीब्यूशन भी सेम होगा। लास्ट में एक एंटेना से जो वेव निकल रही है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड ई नोट दिया गया है। ये कैसे डिक्रीज करता है डिस्टेंस के साथ ये बताना है। इंटेंसिटी एरिया के इन्वर्सली रिलेटेड होती है, ये फोर्थ क्वेश्चन में हमने देखा था। सो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली रिलेटेड होगी बिकॉज एरिया इज पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको स्पीड से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए देन हमें पावर पर यूनिट एरिया मिल जाएगा, विच इज अगेन इंटेंसिटी। सो यहां से इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। इन दोनों रिलेशंस को जोड़े तो ई इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हमें मिल जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने अप्रॉक्स 22 मिनट्स में कंप्लीट कर लिए हैं। अब इनको अप्लाई करते हैं नीट के पास्ट 6 इयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इससे हर साल ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2018 में इससे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा था कि ई क्रॉस बी से वेव की डायरेक्शन दी जाती है। यहां पर वेव है आई में और ई है जे में, तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए के में बिकॉज जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। आगे 2019 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है। ये पेज 209 पर हमने याद किया है, जिसके विबग्योर में रेड सबसे बाद में आता है तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। 2019 के ओडिशा पेपर में पेज नंबर 207 पर स्पीड और रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी में जो रिलेशन हमने याद किया उससे क्वेश्चन है। यही रिलेशन आपको 2022 में भी डायरेक्टली पूछ लिया गया। सो पुट ऑल 3 वैल्यूज हेयर यू विल गेट द आंसर। इसके बाद 2020 में एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। 2020 के कोविड पेपर में अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है। गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम होगी, और यही क्वेश्चन आपको 2022 के अब्रॉड पेपर में भी मिल जाएगा, जहां पर गामा की वेवलेंथ सबसे कम है। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी के दूसरे एग्जाम्पल से मैच करता है। यहां पर x के पीछे वेव नंबर होता है विच इज 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा। सो लैम्डा यहां से हो गया 2 × 10⁻³ मीटर। आगे 2021 में डिस्प्लेसमेंट करंट पर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटेंस टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है। सो साइन का डिफरेंशिएशन कोस और ओमेगा टी का ओमेगा। ऐसे आप ऑप्शन 4 तक पहुंच सकते हैं। आगे अगेन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन पूछी है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरे और चौथे ऑप्शन में दे आर पैरेलल, और सेकंड में यहां माइनस कॉमन ले ले तो आपको दिखेगा दैट दे आर एंटी पैरेलल। सो फर्स्ट ऑप्शन ही बचा हमारे पास। इसके बाद 2022 में अगेन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा के साथ मैच कर दीजिए। सिर्फ ऑप्शन 4 में ऐसा दिया है। अगला क्वेश्चन अगेन डायरेक्शन बेस्ड है। इसमें पहले तो E इज इक्वल टू BC करके B की वैल्यू निकाल लीजिए 10 नैनो टेस्ला। अब E क्रॉस B डायरेक्शन देगा वेव की जो है माइनस के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड है J में, तो मैग्नेटिक फील्ड I डायरेक्शन में होना चाहिए क्योंकि J क्रॉस I माइनस के होता है। इसके बाद क्वेश्चन है 2022 के री एग्जाम से।
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछा है जिसे मैग्नेटिक फील्ड को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे 9 वोल्ट पर मीटर। ये फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में गिवन है, लेकिन फोर्थ में वेव का साइन चेंज कर दिया तो रॉन्ग हो गया। सो फर्स्ट इज राइट वन मोर क्वेश्चन इन दिस पेपर। हमें पता है E इज इक्वल टू BC से कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का रेशियो C के बराबर होता है, तो B बाई E 1/C के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कॉपी पेस्ट किया गया है NCERT एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन से। एंड लास्ट वन इज अगेन बेस्ड ऑन फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन, जहां पर dV बाई dt I बाई C के बराबर होता है हमने देखा था। पुट द वैल्यूज ऑप्शन 2 विल बी राइट वन।